स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आज स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी अपने पूरे जीवन में सरकार की अनेक योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेते रहते हैं, लेकिन ऐसा अवसर बहुत ही कम लोगों को मिलता है जब उन्हें किसी योजना का लाभ स्वयं शासन के मुखिया और इन योजनाओं के प्रमुख शिल्पकार के हाथों प्राप्त हो। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि आपको यह उपहार स्वयं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य से प्राप्त हो रहा है। मैं इसलिए आप सबको अग्रिम बधाई देती हूँ। यह योजना आप सभी की क्षमताओं को असीम आकार देने के लिए है, ताकि आप सब वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प में अपना योगदान कर सकें। मैं इस अवसर पर पूज्य श्री गोरक्षपीठाधीश्वर एवं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वे हमारे अपने हैं। इस अंचल और इस परिसर में से उनका गहरा लगाव और अभिभावकीय संबंध है। इस विश्वविद्यालय की प्रगति यात्रा में उनका विशेष योगदान है। लोक कल्याण के लिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पित करते हुए बहुत कम समय में ही देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से किस प्रकार ये समय निकाला होगा, यह समझना हमारे लिए कठिन नहीं होगा। उनकी इस कृपापूर्ण उपस्थिति के लिए हम सभी उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। सुप्रसिद्ध अभिनेता और एक अत्यंत लोकप्रिय सांसद के रूप में ख्याति प्राप्त माननीय श्री रवि किशन जी का भी मैं परिषद की ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैंने माननीय रवि किशन जी से पूछा कि आप क्या करते हैं, ऐसे हाथ हिलाते हो ताली बज जाती है। ये जादू है इनके पास। ये अवसर लंबे वक्तव्य का नहीं है, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। महोदय, आप जिस परिसर में उपस्थित हैं वह आजादी के बाद प्रदेश में स्थापित पहला विश्वविद्यालय है। इन वर्षों में उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण परिसर के रूप में इसने देश ही में नहीं विदेशों में भी व्यापक प्रतिष्ठा अर्जित की है। यहाँ के कुलपति के रूप में बीते 5 महीनों में मैंने हमेशा महसूस किया कि यहाँ के शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी अत्यंत प्रतिभाशील और परिश्रमी हैं। उनकी इसी क्षमता के बल पर बीते कुछ दिनों में हमने अपने कुछ कठिन लक्ष्यों का चुनाव किया है और उसे पूरा भी किया है। मुझे आपको यह अवगत कराते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में उत्तर प्रदेश को सर्वप्रथम और अग्रणी राज्य बनाने के आपके संकल्प का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए बीते कुछ महीने में हमने सत्र नियमन, लंबित परीक्षा परिणामों की घोषणा के साथ ही 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस क्रम में विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ MOU किए हैं, ताकि हमारे शिक्षकों और विद्यार्थियों को अध्ययन और अनुसंधान में लाभ और मिल सके। विद्यार्थियों के साथ नियमित संवाद और रचनात्मक कार्यक्रमों के जरिए उन्हें व्यक्तित्व विकास का एक अनुकूल वातावरण देने का भी प्रयास किया गया है। श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, हमें अपने राष्ट्र के विरत को जागृत करने का काम करना है। अपने प्राचीन के प्रति गौरव का भाव लेकर वर्तमान का यथार्थवादी आकलन कर और भविष्य की महत्वाकांक्षा लेकर हम इस कार्य में जुट जाएं।
आपके मार्गदर्शन में एक शिक्षा परिषद के रूप में काम करते हुए हम इस लोक कल्याणकारी चिंतन को मूर्त रूप दे सकें, यही हमारा अभीष्ट है और यही हमारा लक्ष्य भी। हम अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने अपने लिए लक्ष्य बहुत ऊंचे रखे हैं, पर उन तक पहुंचने के लिए हमें आपके सतत मार्गदर्शन और विशेष अनुग्रह की आवश्यकता है। हमें विश्वास है कि यह अनुग्रह हमें अवश्य प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सादर धन्यवाद आदरणीय मैम। और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम में युवाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से विनम्र ये कैसा समय है जिसका इंतजार हम 500 वर्षों से कर रहे हैं। अपने गुरु को एक सुंदर, जिसको कहते हैं ना, एक गुरु शिष्य की परंपरा को कैसे निभाया जाता है, उसके लिए कितनी तपस्या की, उसका उदाहरण मैंने कल पूज्य महाराज जी को स्वयं उनकी आंखों में देखा, जब अपने बड़े महाराज जी को, गुरु को, जो कि इस राम मंदिर के आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका रही गोरक्षनाथ मंदिर की, उसको जब वो अपने पुष्प से अर्पित कर रहे थे, तो ऐसे पूज्य महाराज जी के लिए मैं चाहूंगा गड़गड़ा के जय महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद, ये समय दिखाने के लिए कि विराट विकास कार्य के साथ एक सारी कथनी करनी में अंतर न हो। श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, उनका स्वागत है। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी महापौर, उनका स्वागत है। श्री फतेह बहादुर सिंह माननीय विधायक के पीरगंज, आपका स्वागत है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद और उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष, आपका स्वागत है। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण, आपका स्वागत है। श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, आपका स्वागत है। श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, आपका स्वागत है। श्रीमती पूनम टंडन जी कुलपति गोरखपुर, जिनको अभी आपने सुना, उनकी पॉजिटिव एनर्जी हमको बहुत अच्छी लगती है मैम आपकी, की बेराब। श्री राजेश गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष, आपका स्वागत है। तो आज स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आप लोगों को टैबलेट मिल रहे हैं, स्मार्टफोन मिल रहा है। अच्छा, हमकी लगन टैबलेट मिल रहा है। स्मार्टफोन आप 1000 किड्स आई थिंक सो मैम, एम आई राइट? 1000 बच्चों को मिल रहा है। वाह, वेरी गुड। कैसा लग रहा है आप लोगों को? महाराज जी यहाँ बैठे हैं, आप लोग उनको देख के कैसा लग रहा है? ऐसा ये बैठे रहते हैं तो कैसा ऊर्जा नहीं आती क्या सडन में? खाली और ये शांत बैठे रहते हैं, सामने वाले पगलाए रहते हैं। ये हमको भी नहीं समझ में आता है ये होता कैसे है। लेकिन ये होता कैसे, वो थोड़ा हम अभी कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब अपने स्वार्थ होते हैं, जब आप निस्वार्थ संत होते हैं, जब आप मानवता के लिए सोचते हैं, जब आप प्रदेश के लिए सोचते हैं, आप बच्चों के भविष्य के लिए सोचते हैं, आप अपने स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं, क्योंकि महाराज जी भी खुद एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे। He was a very, highly educated man. एंड आप जो गोरखपुर को देख रहे हैं महाराज जी की, ये सोच का नतीजा है। उत्तर प्रदेश के जो आप 25 करोड़ की आबादी या 4-5 लाख लोग राम मंदिर में अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं, या बाबा विश्वनाथ में, या मथुरा में, या टूरिज्म पर्यटन जो आ रहा है पूरे विश्व से, उसको हैंडल इतने साइलेंटली कर रहे हैं बिकॉज इज अ हाईली एजुकेटेड मैन। इनके अंदर एक आर्किटेक्चर भी है कि अगर अयोध्या में 3-4 लाख लोग एक साथ आएंगे तो पहले से रोड कैसे बढ़े। गोरखपुर को आज आप लोग को देख के कैसा लगता है? गर्व होता है ना? ऐसा लगा था कि हम कहीं लंदन की सड़क पे जब नौकायन चल रहे, ऐसे लगा था कि नेपेंसी रोड बाई
मुंबई का फिल्म का शूटिंग होता, पहले सब लोग हीरो लोग को देखने के लिए यहाँ वहाँ सोचता था कैसे हीरो दिखते हैं, कैसे हीरो दिखते हैं, उनके बाल कैसे होते हैं, हीरो बोलते कैसे हैं, हीरो कपड़े कैसे पहनते हैं, हीरो रहते कैसे हैं। महाराज जी हीरो के लिए आगे सांसद हीरो चेहरा देखा भी, हीरो नौकायन पर दिखी है तो हीरो हीरोइन सब यहरा शूटिंग चला था, केवल सोचने लायक था। रोजगार भी मिल रहा है, काम भी मिल रहा है, एजुकेशन पे गोरखपुर अध्यात्म और ज्ञान का केंद्र बन गया है। आयुष विद्यालय अब यहाँ पे 300 करोड़ रुपीस में बन रहा है। आयुष विद्यालय पहला एजुकेशन सैनिक विद्यालय, अनगिनत ये सौगात। ये स्मार्टफोन इसीलिए कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था, जहाँ पे विपक्षी मजाक उड़ाते थे कि इंडिया कभी डिजिटल नहीं होगा। तो ये स्मार्टफोन इसलिए है कि आप लोग मेरी फिल्में जरूर देखें, रील्स पर मुझे देखें, लेकिन उससे ज्ञान वर्धन करें। एक कुछ पूरा दिन हम देख रहे हैं कि देखिए स्मार्टफोन का हम देख रहे हैं आजकल, ये फोन एक अच्छी बात भी है, फोन एक बुरी बात भी है। मोबाइल जिसने बनाया उसको धन्यवाद भी है, साथ ही में कभी कभी कुंठा भी होती है। लोगों ने आपस में बातचीत करना बंद कर दिया मोबाइल जब से आया। 4 लोग बैठे हैं, देखो चारों लोग के हाथ में मोबाइल और सब मोबाइल में खोए रहते हैं। लेकिन उसको पढ़िए आप, ये स्मार्टफोन आप लोग को इसलिए दिया जा रहा है कि पूज्य महाराज जी चाहते हैं कि आप लोग अपग्रेड करें अपने आप को, विश्व को जाने की पढ़ाई कैसे, एजुकेशन सिस्टम क्या है। सरकार आपको नई नई रोजगार नौकरियां पूरा प्रोवाइड कर रही है। ये गवर्नमेंट एवरीथिंग इज प्रोवाइडिंग यू, एवरीथिंग ऑन योर लैप, यू जस्ट हैव टू स्टडी, यू जस्ट हैव टू एजुकेट योरसेल्फ। हर धर्म का, हर जात का, हर बिरादरी का। भाजपा की यही तो सुंदरता है कि कोई जात धर्म की सारे बातों को तोड़ दिया गया। भाजपा इज नॉट, दैट इज व्हाई ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। यहाँ पर जात धर्म का कुछ नहीं। तो बच्चों आज ये आप लोगों को स्मार्टफोन मिल रहा है। देयर आर रीजंस कि क्यों ये राज्य सरकार, क्यों पूज्य महाराज जी हर महीने ये पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। आज 4000 वो सहजनवा में भी बढ़ा, प्रदीप शुक्ला जी की विधानसभा 4000 मॉर्निंग में भी बढ़ा। हर जगह पे ये कार्यक्रम निरंतर हो रहे हैं ताकि आप लोग अपग्रेड हो, ताकि आप लोग पढ़ें, आपको लगे कि ये सरकार आपके साथ है, छात्रों के साथ है, बेटों के साथ है, बेटियों के साथ है, आपके भविष्य के लिए। आप लोग पढ़ के आइए, नौकरियां तो महाराज जी अनगिनत तैयार करके रखें। इनका तो वचन है, इन्होंने तो सोचा है कि यहाँ पलायन बंद हो जाए, इसीलिए इंडस्ट्रियल एरिया उन्होंने कीड़ा बना दिया, सो दैट बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आ रही हैं। आप लोगों को कहीं जाना नहीं, खाली आपको एजुकेट होना है, आप लोगों को अपने समय का पालन करना है। ये जीवन बहुत कीमती होता है और एक ही जीवन मिलता है, माता पिता के सपने होते हैं। आप लोगों को तो अच्छा सा भी सिस्टम मिल गया। हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे, हमारे पास ना पैसा था, ना कोई हमारे पास कोई सपोर्ट था, ना उस वक्त की कोई सरकार की सोच ही नहीं थी। तो आप लोग ये सब पाए हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज आप लोग ये फोन का इस्तेमाल सही करेंगे और आप लोगों को बाकी बातें महाराज जी बहुत अच्छे से कहेंगे। फिर मैं खाली अपनी बातों को समाप्त करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि श्री राम देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे। आप लोगों ने सोचा 5000 साल पहले मानव मनुष्य अवतार में आए थे प्रभु राम। 5000 साल पहले उनकी हम पूजा कर रहे हैं। 22 जनवरी को उनको देख के हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कारण क्या था पता है आपको? मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा को लेके चलने वाले, मर्यादा को आपको लेके चले और ऐसा कुछ कर जाओ कि आपको भी लोग याद रखें जीवन में कि वाह क्या बेटी थी, क्या बेटा था। मेरी बिटिया स्नाइपर शूटर है, आपको पता है? पता है? तो जीवन में ऐसा कुछ कर जाओ कि आप लोगों को लोग याद रखें। इस जीवन को जाया होने नहीं देना। आप सब धरती पे किसी कारण से आए। मैंने अपने कारण को तलाश किया, पूज्य महाराज जी ने अपने कारण को तलाश किया। आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में पॉपुलर हो गए। महाराज जी अपने कर्मों से, अपने काम से, कानून व्यवस्था से आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं। आज हिम्मत नहीं कि बेटी को छोड़ के कोई चौराहा
डाक के अगले नाके पर वो अगले चौराहे पे गिरा दिया जाएगा। ये सारी चीजें भी आप लोग अपने जीवन में करें। अपने जीवन में धरती पे आने का कारण आप लोग जरूर याद रखें, मैं क्यों आई हूं, मैं क्यों आया हूं। बस एक बार सब लोग प्रेम से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, नमः पार्वती पते आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः की अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपने अंदर आधारित रखेगा। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से छात्र एवं छात्राओं को उनके स्मार्टफोन वितरित करके उनके आगामी भविष्य के लिए अपना आशीष प्रदान करें। इस हेतु हम आमंत्रित करेंगे कुमारी अदिति श्रीवास्तव बीए की छात्रा, क्रमबद्ध रूप से उसके उपरांत कुमारी जया चौहान, सर्वप्रथम मंच पर कुमारी अदिति श्रीवास्तव डॉटर ऑफ श्री पंकज श्रीवास्तव, मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। आज स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत तालियों के साथ इस युवा शक्ति को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से स्मार्टफोन। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे कुमारी जया चौहान डॉटर ऑफ श्री सुरेश चौहान, स्नातक की छात्रा। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे अभिषेक यादव सन ऑफ श्री महेंद्र यादव, स्नातक के छात्र। नेक्स्ट आदित्य प्रताप सिंह सन ऑफ श्री प्रवीण प्रताप जी। नेक्स्ट अंजलि कुशवाहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने स्मार्टफोन को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट बंटी सिंह जी सन ऑफ श्री रामकर सिंह जी, स्नातक के छात्र, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने स्मार्टफोन को प्राप्त करते हुए। अस्मिता यादव डॉटर ऑफ राम मिलन यादव, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्नातक की छात्रा। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे कुमारी काजल गुप्ता डॉटर ऑफ श्री अमरजीत गुप्ता, कुमारी अर्चना पासवान। नेक्स्ट नीतीश कुमार कुशवाहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से स्मार्टफोन को प्राप्त करते हुए कुमारी अर्चना पासवान। नेक्स्ट नीतीश कुमार कुशवाहा सन ऑफ संतोष कुमार कुशवाहा। नेक्स्ट प्रिंस विश्वकर्मा सन ऑफ श्री कुन्नूलाल। नेक्स्ट आमंत्रित करेंगे ऋचा शर्मा डॉटर ऑफ श्री लाल बिहारी। नेक्स्ट शशांक यादव सन ऑफ श्री मुन्नी यादव, स्नातक के छात्र, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। कुमारी प्रीति आर्या डॉटर ऑफ प्रदीप कुमार गौतम जी। नेक्स्ट आलोक कुमार मिश्रा सन ऑफ श्री नंद किशोर जी, स्नातक के छात्र, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। हम इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करेंगे कि आज महायोगी गुरु गोरक्षनाथ शोधपीठ की ई पत्रिका गोरखपथ का विमोचन आज आपके कर कमलों से डॉक्टर कुशल नाथ मिश्रा जी उपनिदेशक महोदय
के सानिध्य में उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद सदर क्षेत्र एवं आदरणीय कुलपति महोदया, तालियों के साथ इस क्षण को अभिभूत करें। गौरवपत्र पत्रिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। सादर धन्यवाद महोदय। आज के इस कार्यक्रम में विकसित भारत की संकल्पना में युवाओं का योगदान किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप आज जागृत है, इस पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख। आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। युवाओं को सही दिशा और पर्याप्त अवसर ही देश की उन्नति, प्रगति और समृद्धि का आधार है। इसी विजन के अनुरूप डबल इंजन की सरकार ने युवाओं को दी है नई उड़ान। शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, रोजगार, खेल, उद्यम सहित हर क्षेत्र की अभिनव योजनाओं से युवाओं को नए अवसर और नई पहचान मिली है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती से युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नौकरी मिली। एमएसएमई, स्टार्टअप और उद्यम सारथी से रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि प्रदेश के उज्जवल भविष्य में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका है। पहली बार युवाओं को केंद्र में रखकर बनी योजनाओं ने युवाओं में नई उम्मीद और नई ऊर्जा दी है। युवाओं को तकनीकी से जोड़ने में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना निभा रही है उपयोगी भूमिका। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 करोड़ युवाओं को निःशुल्क मोबाइल एवं टैबलेट वितरण का संकल्प सिद्धि की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनपद गोरखपुर में इस योजना से अब तक 1,63,249 छात्र छात्राओं का पंजीकरण किया गया है। योजना के प्रारंभ वर्ष 2021-22 से अब तक 68,226 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए गए हैं। 17,403 स्मार्टफोन के वितरण का कार्य महाविद्यालयों की तरफ से जारी है। स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना ने युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया है। युवाओं को देश दुनिया की ताजा घटनाओं के साथ शिक्षा संबंधी करंट अफेयर्स और बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत की सोच को सार्थक बना रही है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। करके दिखाए जो डबल इंजन की सरकार है वो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सबके संरक्षक श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्र अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने आशीर्वचनों के द्वारा समस्त युवा शक्ति को अभिनंदन। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत देश के छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण से जुड़े हुए आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, माननीय विधायकगण श्री फतेहबहादुर सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स
और विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आज स्मार्टफोन वितरण से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में आकर के मुझे अत्यंत आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये योजना प्रदेश सरकार ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना महामारी के तत्काल उपरांत सेकेंड वेव के बाद, जब सभी प्रकार की व्यवस्थाएं एक प्रकार से बंद सी हो रही थी, फिजिकल एक्टिविटीज एक प्रकार से और उपस्थिति कम हो पा रही थी, नहीं हो पा रही थी, और उससे केवल व्यापार और उद्यम का ही क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ था, बल्कि सर्वाधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में शिक्षा का क्षेत्र भी था। तब तकनीक का उपयोग करते हुए कैसे हम छात्र छात्राओं के और युवा शक्ति को तकनीकी रूप से सक्षम बना सके और बिना किसी डिस्टरबेंस के भी आज तकनीक का उपयोग करते हुए उनके जीवन में उन्हें सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं, तब यह योजना प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की। हम लोगों ने इसके लिए एक प्रयास प्रारंभ किया है कि हम 2 करोड़ युवाओं को, खासतौर पर स्नातक और परास्नातक के उन सभी फाइनल ईयर से जुड़े हुए छात्रों को प्रतिवर्ष कुछ लेकर के 2 करोड़ युवाओं को इसके साथ जोड़ेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि 2022-23 से हम लोगों ने योजना प्रारंभ की है। अब तक 20 लाख से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हम लोग कर चुके हैं और वर्तमान में ये योजना निरंतर आगे बढ़ते हुए कार्य कर रही है। तकनीक हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है, यह हम लोगों ने पिछले कुछ समय से चल रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देखा होगा। या कोरोना कालखंड में भी आप लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो पाठ्यक्रम आपको देखने को मिले होंगे, उनके माध्यम से भी आपने देखने और सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ होगा। आप सभी ज्यादातर यहाँ पर जो बच्चे होंगे, ये सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए बच्चे हैं। तकनीक कैसे हमारे लिए सहायक हो सकती है और उस तकनीक के माध्यम से हम एक सामान्य नागरिक के जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, यह आज विभिन्न योजनाओं का लाभ जो जनता को मिल रहा है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन की दुकान एक सामान्य रूप से गांव में मानी जाती थी और आज भी चल रही है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर राशन की जो दुकानें थी, यहां पर ज्यादातर में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी। उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे थे जिनकी पहले से जांच चल रही थी, जहां पर खाद्यान्न एक कॉमन मैन को, एक गरीब को नहीं मिल पाता था। एफसीआई गोदाम से उठने के साथ ही और गोदाम से उठने के साथ ही वह खाद्यान्न प्रदेश के बाहर पहुंच जाता था, दूसरे देश तक पहुंच जाता था, गरीब देखता रह जाता था। भूख से मौतें होती थी। आपके कुशीनगर में, गोरखपुर में भी मौतें हुई थी, देवरिया में हुई थी, कई अन्य जनपदों में भूख से मौतें होती थी और सरकारें कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि माफिया बहुत सशक्त था, बड़ा समर्थ था।
2017 में जब मैं आया था उससे कुछ दिन पूर्व ही जनवरी और दिसंबर 16 और जनवरी 17 में प्रदेश के कई जनपदों में भूख से मौतों का समाचार मिला था, तो मैं वहां गया था, उन परिवारों से मैं मिला था और उन परिवारों से मिलने के बाद मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा भाई आपको राशन कार्ड नहीं मिला है? जो कि मैं तो सांसद था गोरखपुर से, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं था। कुशीनगर में मौतें हुई थी, सोनभद्र में हुई थी, चित्रकूट में मौतें हुई थी। तो मैंने उन लोगों से पूछा भाई आपको क्या राशन कार्ड नहीं है आपके पास? उन्होंने कहा नहीं सर। रिकॉर्ड में उनके नाम पे राशन कार्ड था, लेकिन उनके नाम पे राशन कोई और ही ले लेता था और राशन बिक जाता था। मार्च 2017 में 19 मार्च 2017 को मैंने प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लगभग 10 मार्च के आसपास मैं गोरखपुर आ रहा था दिल्ली से। तो गोरखपुर की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, मैं गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से मुझे बाई रोड आना था। तो मैं लखनऊ आया तो उसी फ्लाइट से उत्तर प्रदेश के खाद्य के प्रमुख सचिव यात्रा कर रहे थे। हम दोनों की फ्लाइट में अगल बगल सीट थी। तो मैं अपनी सीट में बैठा, मेरा कोई परिचय था भी नहीं उनसे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई, वो मुझसे अपना परिचय उन्होंने दिया, उन्होंने कार्ड मेरे सामने बढ़ाया, कहा साहब मैं प्रदेश में प्रमुख सचिव खाद्य का। तो मैंने कहा ये सब राशन कोटे की दुकान आप ही के पास आती है? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा भूख से मौतें क्यों हो रही? उन्होंने कहा नहीं, भूख से कोई मौत तो नहीं हो रही। खैर, व्यक्ति नगर जा रहा था, लेकिन मैं तो मौके पे गया ही था। उसके 8वें 9वें दिन मैं ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। तो मैंने एक बैठक ली और बैठक लेकर के मैंने एक व्यवस्था बनाई। मैंने कहा एक काम करो भाई, एक दिन में 80,000 राशन कोटे की दुकान प्रदेश में है, इन सब का एक रिकॉर्ड तैयार करो और एक ही दिन में इन सब की छापेमारी कर दो। 30 लाख फर्जी राशन कार्ड मुझे मिले थे, 30 लाख, जो गरीबों के नाम पे बनाए गए थे, लेकिन उनके नाम पे राशन निकलता था, लेकिन राशन उस पात्र व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता था। और तब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से। उसकी एक बड़ी बड़ी स्क्रीन हमने लखनऊ में लगा दी और लखनऊ की उस स्क्रीन से हम हर एक पॉइंट को चेक कर सकते हैं कि कहां पे फर्जी हो रहा है। उस मशीन के माध्यम से सारी जानकारी उससे प्राप्त हो सकती थी, कहां घटतोली हो रहा है। ना आप कम दे सकते हैं और न ही मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं। आधार से प्रत्येक राशन कार्ड को जोड़ दिया गया और हर व्यक्ति के नमूने ले लिए गए। परिणाम क्या है? आज जब भारत सरकार जांच कराती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, उत्तर प्रदेश का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरे देश के अंदर सबसे अच्छा है, जबकि सबसे बड़ी आबादी और सबसे ज्यादा लोगों को प्रदेश के अंदर राशन उपलब्ध करवाया। भ्रष्टाचार पर प्रहार का सबसे बड़ा मंत्र है तकनीक, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी तकनीक को अपनाने के लिए बार बार जोर देते हैं। उस दिशा में प्रयास होना, डिजिटल इंडिया का संकल्प और ये सपना क्या साकार हो सकता है? हां, हम सबको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। स्वामी विवेकानंद के नाम पर हम लोगों ने राज्य में इसलिए इस स्कीम को चलाई। स्वामी विवेकानंद हम सब जानते हैं, एक युवा सन्यासी थे। मात्र 39 वर्ष का जीवन उन्होंने जिया था। वैश्विक मंच पर भारत की सनातन परंपरा को प्रभावी ढंग से रखने का कार्य उन्होंने किया था। दुनिया के सामने भारत के धर्म और दर्शन को
जिस सशक्त तरीके से उन्होंने रखा था, और उन्होंने केवल कहा ये केवल पोगापंथी नहीं है, ये जो कुछ भी है ये विज्ञान से आगे बढ़ करके है। विज्ञान की सीमाएं जहां पे समाप्त होती है वहां से भारतीय दर्शन और भारतीय अध्यात्म प्रारंभ होता है। इस बात को प्रभावी ढंग से रखने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया था, और आज ये हम सबका सौभाग्य है। इसलिए प्रदेश के अंदर जब मेरे सामने आया, मैंने इसके बारे में विभाग से कहा, मैंने कभी इस एक स्कीम को हमें बनाना चाहिए, क्योंकि कोरोना कालखंड में बच्चे कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होगा, किसी को हम, क्योंकि 2 वर्ष से ऐसे लगातार हो गए थे कि जब हमें परीक्षा किए बगैर हम बच्चों को पाठ अगली क्लास में प्रमोट कर रहे थे। हमने कहा क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ हम जोड़ सकते हैं? बच्चों के पास टैबलेट नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं, उनके पास ये व्यवस्था नहीं थी, और भी अन्य संसाधनों का अभाव था। तब हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्वामी विवेकानंद के नाम पे एक स्कीम निकालिए, 2 करोड़ युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ेंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है कि 20 लाख से अधिक युवाओं को अब तक हम टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवा चुके हैं। और इसी क्रम में आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 1000 छात्र छात्राओं को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है। जिन्हें उपलब्ध हो रही है उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन लोगों को अभी नहीं उपलब्ध हो पाया है वो इंतजार करें, उनको भी ये योजना उपलब्ध होगी। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? स्मार्टफोन और टैबलेट केवल आपके लिए, आपके कॉल करने के लिए या आपको मनोरंजन करने के लिए, एजुकेशन के लिए नहीं है। इससे भी आगे जाकर के आपको आत्मनिर्भर बनाने का एक सशक्त माध्यम बन सके, इसके लिए भी इसमें केंद्र और राज्य सरकार की वे सभी स्कीम आपको मिलेंगी जो एक युवा के लिए होनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा युवा शक्ति निवास करती है, और भारत दुनिया के अंदर अकेले एक देश है जिसमें 56% आबादी जहां की कामकाजी आबादी है, जो कार्य करता है, मेहनत करता है, मेहनत कश है, युवा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 58% आबादी कामकाजी है, मेहनती है, कार्य कर सकती है, वो अपनी प्रतिभा का लोहा मना सकती है। उसको डायरेक्शन की आवश्यकता है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उसे आगे बढ़ाने के क्रम में हम इस योजना को लेके आए हैं। थोड़ा सा प्रयास करें, परिणाम अपने आप आने लगते हैं। परिणाम लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं बार बार इस बात को सोचता हूं कि हमारे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण के संस्थान अपने आप में टापू बनकर के रह गए। वे शिक्षा और डिग्री और सर्टिफिकेट देने के केंद्र मात्र बन के रह गए। उनको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और सौभाग्य से कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी। ये केवल आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री देने का एक माध्यम नहीं बनेगी केंद्र, बल्कि अब यहां से निकला हुआ कोई भी छात्र या छात्रा जब यहां से निकलेगा तो वह आत्मनिर्भर बनकर के निकलेगा, स्वावलंबी बनकर के निकलेगा, प्रावलंबी नहीं, दूसरों पर निर्भरता नहीं, बल्कि जब वो निकलेगा तो आत्मविश्वास से भरपूर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था आपको? आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य संबोधन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ बातें कही। जब भी कोई संबोधन होता है, हमारे युवाओं को चाहिए कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को नोट करें और नोट करके फिर उसको देखें, अगले दिन न्यूज़पेपर में देखें क्या है
इसका मतलब क्या है, ढूंढे, जानकारी ले। उन्होंने 5 बातें कही थी। उन्होंने कहा यह आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, लेकिन आजादी के 75 वर्ष के समारोह में हम सहभागी बन रहे हैं। लेकिन यही हमारा केवल मंजिल, यही हमारी मंजिल नहीं है। मंजिल तो हमारी होनी चाहिए कि जब देश अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047, तब हम कैसा भारत चाहते हैं। आपके लिए समय है। जो उम्र हमारी आज इस समय है, उस समय आपकी वह उम्र होगी, और तब कैसा भारत आपको चाहिए। उस भारत के लिए उन्होंने 5 पंचप्रण की बात की। वे पंचप्रण क्या थे? वे पंचप्रण हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करेंगे। आत्मनिर्भर भारत, यह आत्मनिर्भर भारत क्या है? हम अक्सर उसको भूल जाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की बात करते थे। आप किसी पुराने गांव में जाइए जो थोड़ा अभी आधुनिकता से दूर हो, उस गांव में आप देखिए सभी प्रकार की जातियां होंगी। गांव में हर प्रकार के लोग होंगे। नहीं होंगे तो पूर्वजों ने उनको बसाया होगा, या उस गांव के इतिहास के बारे में अगर आप जाकर के देखेंगे, क्यों जिस भी किसी जाति का होगा तो उस जाति ने दूसरी जाति के लोगों को भी कुछ बसाया है, और फिर वे एक दूसरे के साथ मिलकर के उस गांव की व्यवस्था का संचालन करते थे। भारत का गांव कभी भी सरकार पर आश्रित नहीं था। सरकार पर आश्रित उसकी केवल और केवल राजनीतिक दृष्टि से रही होगी, अन्यथा वह सरकार से कोई अपेक्षा नहीं करता था। आत्मनिर्भरता का सबसे अच्छा उदाहरण भारत के गांव हुआ करते थे। गांव आप देख सकते हैं, उस गांव में हर जाति के लोग हैं। गांव में गांव का राजमिस्त्री भी है, गांव में गांव का कारपेंटर भी है, गांव में गांव का नाऊ भी है, गांव में मोची भी है, गांव में गांव का बढ़ई भी है, गांव में गांव का यानी सुरक्षावादी भी हैं, गांव में गांव का पुरोहित भी है, गांव में यानी सब कुछ उन्हें गांव में अपनी खेती बाड़ी में स्वयं करते हैं। पानी के अपने कुएं उनके अपने हैं, बावड़ी है या तालाब है, ये सब कुछ उनका अपना है। अपनी मार्केट है, सब कुछ अपनी व्यवस्था में संचालित करते हैं। एक हमारे गांव का एक दृश्य था। ऐसा न रहा होगा, लेकिन अपनी खेती बाड़ी से जो अर्जित किया, बाजार ले गए, राशन दिया, राशन के बदले अपना सामान खरीद के लेके आ गए। ये गांव था। आत्मनिर्भरता, कैसे आत्मनिर्भर होगा भारत? यह प्रश्न मेरे सामने भी था 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, कैसे होगा? तो मुझे उस दौरान 2-3 देशों की यात्रा में जाने का अवसर मिला था। प्रदेश देश की उस समय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी। वे स्वस्थ हो गई तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि म्यांमार में एक इंटरनेशनल बुद्धिज्म का एक समारोह हो रहा है, समिट हो रहा है, उस समिट में आप भारत की तरफ से चले जाते हैं। तो अब रंगून जाना था, तो मुझे बहुत जल्दी में समाचार मिला था, तो मैंने तैयारी की। तो मैं यहां से बैंकॉक गया और बैंकॉक से रंगून की फ्लाइट पकड़ी। मैं रंगून पहुंचा। वापसी में मैंने और भारत सरकार के एक मंत्री मेरे साथ में थे, हम लोगों ने इसी रूट को पकड़ा। तो मैं रात्रि को बैंकॉक में रुका। गोरखपुर के काफी लोग बैंकॉक में रहते हैं, और लोगों से मैं मिला। संयोग से थाईलैंड के उस समय के कुछ मंत्री मुझसे मिलने के लिए आए थे। एक समय थाईलैंड ऐसा था कि वो भारत से विपन्न था, गरीब था।
आर्थिक रूप से कमजोर था, वहां की करेंसी भारत से कमजोर थी। आज वहां की करेंसी भारत से मजबूत दिखती है। मैंने उनसे पूछा इसके बारे में, उन्होंने एक दो मॉडल मेरे सामने रखे, फिर उन्होंने जापान के कुछ मॉडल मुझे बताए। मैं उनको लेके आया, मैंने एक टीम लगाई। तो मैंने कहा जो ये लोग काम कर रहे हैं जापान में या थाईलैंड में या दुनिया के अन्य देशों में, उससे ज्यादा संभावनाएं तो हमारे पास है। तो हम लोगों ने यहां पे उसी पे एक टीम लगाई थी और हमने कहा हर जनपद के, हर प्रदेश के हर जनपद की एक मैपिंग कराओ, किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के हम इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और तब हम लोगों ने यहां पे चलाया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक योजना। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज देश के अंदर एक ऐसी योजना है जो भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो वो भारत के अंदर आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली एक योजना बन चुकी है। उसने उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को लगभग 2 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसको बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो एक्सपोर्ट का हब बन रहा है। हर जनपद, हर जिले के गोरखपुर का टेराकोटा, आप लखनऊ का देखेंगे चिकन कारीगरी, आप मुरादाबाद के ब्रास, फिरोजाबाद का ग्लास, अलीगढ़ का हार्डवेयर, मेरठ की स्पोर्ट्स आइटम, यानी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आपको खेल का कोई सामान दिखेगा तो उसमें से दुनिया के अंदर 60 से 75% मार्केट पर मेरठ में बनी हुई सामान का कब्जा है। बांसुरी दुनिया के अंदर आपको कहीं देखनी है तो पीलीभीत में बनी होगी। ढोलक और तबला अगर कहीं बना होगा तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में बना होगा, हमने कभी पहचाने नहीं। इत्र कन्नौज में बना होगा। लेदर का आइटम ये कानपुर और आगरा में बना होगा। ये पहले भी हो सकता था, ये सभी दम तोड़ रहा था। आज वह उछाले मार रहा है। तो किन कारणों से? हमने केवल उसको तकनीक के साथ जोड़ा, हमने उसको मार्केट दिया और मार्केट देने के साथ हमने उसको अच्छी पैकेजिंग के साथ जोड़ दिया। एग्जीबिशन लगाते हैं, प्रमोट करते हैं, वहां तक जाने का किराया देते हैं, उनके रहने की खाने की व्यवस्था करवा देते हैं, किराया दे देते हैं, उछल पड़ता है, उसकी बिक्री होती है। अभी 1 वर्ष पहले की घटना है, गोरखपुर का टेराकोटा का, औरंगाबाद के कुछ लड़के लखनऊ गए थे। मैं दीपोत्सव में अयोध्या जा रहा था, तो उससे 2 घंटे पहले मुझे जानकारी मिली कि यहां एग्जीबिशन लगी है, गोरखपुर से भी कुछ लोग आए हैं। तो मैंने कहा बुलाओ। तो मेरे पास एक दीप स्टैंड, मिट्टी का बना हुआ दीप स्टैंड लेकर के आ रहा था। तो टेराकोटा, तो मैं तो औरंगाबाद जाता ही था, पहले से देखता ही था, संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बिक्री बिक्री कुछ हुई? उसने कहा सब बिक्री। तो मैं मानता था 25-30 हजार की बिक्री हुई कि बेचारे की, क्योंकि इससे ज्यादा मिट्टी के सामान कितने बिकेंगे। उसने कहा साहब 3 दिन में मुझे 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है। गोरखपुर में मिट्टी का सामान, टेराकोटा का सामान बनाने वाला व्यक्ति 3 दिन में 8 लाख का मुनाफा कमाता है। मुनाफा कमाने का मतलब 24-25 लाख का सामान बेचा होगा, और लखनऊ में बिका उसका सामान। अभी मैं फिर लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस के दिन लखनऊ में मैं गया था, वहीं का एक दूसरा कारीगर मुझे मिला, वह भी अपनी एग्जीबिशन के साथ वहां पे था। क्या अच्छी आइटम बना के रखते हैं। आज हमने उनको तकनीक किसके वजह, क्यों तकनीक दी, मैनुअल चाक की बजाय इलेक्ट्रिक और सोलर चाक दे दिए, स्पीड बढ़ गई, मार्केट दे दिया, पैकेजिंग के साथ जोड़ दिया,
परिणाम क्या है कि उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। ऐसे ग्लास का है, ऐसे ब्रॉस का है, ऐसे अन्य आइटम को उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ी गति दी, परिणाम क्या है? अकेले मुरादाबाद में ब्रॉस एकदम बंदी के कगार पर था, लोग पलायन कर रहे थे, हताश थे, निराश थे। मैं गत वर्ष वहां गया था इनके साथ बैठक लेने के लिए। 16,000 करोड़ रुपए का केवल एक्सपोर्ट होता है वहां का ब्रॉस का आइटम इस समय, 16,000 करोड़ रुपए। भदोही में गया था, भदोही की कालीन 12 से 13,000 करोड़ रुपए की वहां बिक्री होती, दुनिया के अंदर जाती है। 12 से 13,000 करोड़ की कालीन हर वर्ष जाती है। थोड़ा प्रमोट किया सरकार ने, उसको एक मंच दिया, तो आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को, स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करके स्थानीय स्तर पर जो हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी जिसे बनाता है, उससे रोजगार का सृजन भी होता है। और इसका लाभ हमें कब प्राप्त हुआ? कोरोना कालखंड में 40 लाख लोग वापस आ रहे थे, कारीगर, कामगार, मजदूर, श्रमिक वापस आ रहा था। कहां काम दे? क्योंकि तमाम राज्यों ने तो उनके साथ जो व्यवहार किया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं, और अकेले उत्तर प्रदेश था जो कह रहा था कि नहीं, हम अपने लोगों को संभालेंगे। हम खड़े हुए और उन 40 लाख लोगों को हम सम्मानजनक ढंग से प्रदेश के अंदर लाए, उनके गांव तक पहुंचाए, और हम लोगों ने कहा कि इनमें ज्यादातर लोगों को काम दे दो। ओडीओपी योजना के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत या एमएसएमई यूनिट के अंदर हम लोगों ने उनको उनके साथ समायोजन करना प्रारंभ किया। परिणाम क्या था? ज्यादातर लोगों को रोजगार मिला। अगर सरकार पहले से तैयार नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। तो स्थानीय उत्पाद को प्रमोट करके हम एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय कारीगर को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, कारीगरों को प्रोत्साहित करके नया मंच दे सकते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना आत्मनिर्भर भारत की ही योजना है। या फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये 2019 में हम लोगों ने प्रारंभ की थी, जो आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में पूरे देश के अंदर लागू हुई है। तो पहला प्रण प्रधानमंत्री जी का क्या था? आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना। आत्मनिर्भर भारत, हम सबका लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा देश आत्मनिर्भर। दूसरा प्रण था उनका गुलामी के अंश को समाप्त करना। ये यूरोप का है, ये अमेरिका का है, ये कनाडा का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये फलानी जगह का है, ये अच्छा होगा, और ये भारत का है, ये गोरखपुर का है, ये वाराणसी का है, या लखनऊ या प्रयागराज का है, ये अच्छा नहीं होगा। इस मानसिकता से उभरना, ये मानना हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा और दूसरे का अच्छा नहीं होगा। अगर हम इस दिशा में कार्य प्रारंभ करेंगे और उसके अनुरूप प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना, उसके अनुरूप प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, या किसी भी दिशा में आप आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे, परिणाम आएंगे। गुलामी की मानसिकता से सर्वथा मुक्त होगा। तीसरा, विरासत पर सम्मान का भाव होना, अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़, हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में, ये साई की रिपोर्ट सामने आ रही है।
एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, हम आजादी की लड़ाई को अपनी आंखों से नहीं देखे, देश को आजाद होते समय हम नहीं देखे, लेकिन जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, हर घर तिरंगा के माध्यम से हम इस महोत्सव में सहभागी बने थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस लड़ाई को हमने उस दौरान आजादी के अपने उन बंदों को, जो राष्ट्र नायक थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस समय के क्रांतिकारी थे, या जिन्होंने देश की आजादी के पहले आजादी के आंदोलन में सहभागी बनकर इस लड़ाई में नेतृत्व प्रदान किया था, या आजादी के बाद भारत की सुरक्षा करते हुए भारत के रक्षा बलों में, अर्धसैनिक बलों में, पुलिस बलों में अपनी सेवाओं के माध्यम से देश को सुरक्षा दी थी, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रदान की थी, उनके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करेंगे। उनके स्मारकों का सुंदरीकरण हुआ, हम लोग गए, उन पे शोध हुआ, उन पे कार्य हुआ, ये चीजें उस समय प्रारंभ हुई। तो विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। हम राम पर इसलिए क्योंकि राम हमारे पूर्वज थे, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, केवल हमारी आस्था नहीं, हमारी विरासत भी है, और हम उस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो चौथी बात आपके लिए की थी, पूरे देशवासियों के लिए की थी, कि हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति तो करें, लेकिन फूट डालने वाले तत्वों से सावधान भी रहें, एकता और एकात्मता की चर्चा भी करें, उसको लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़े, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखें, सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान का भाव, अपने मन में सम्मान की भावना रखें, क्योंकि जो लोग विकास नहीं चाहते हैं वे विभाजन करना चाहेंगे, जो नहीं चाहेंगे कि भारत विकसित देश हो, आत्मनिर्भर हो, वे आपस में फूट डालने का काम करेंगे, लड़ाएंगे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे, तमाम अन्य बातों के आधार पर। इसकी कीमत किस रूप में हमने चुकाई थी? उत्तर प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है। पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ, जाते थे कहीं बाहर, अपनी पहचान छुपाते थे। आज पहचान का संकट नहीं है, आज उत्तर प्रदेश वासियों को पहचान का संकट नहीं है। हम लोगों को देखना होगा, फूट डालने वाले तत्वों से सावधान होना, इसलिए एक और एकात्मता की चर्चा करना। और अंतिम प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वह है नागरिक कर्तव्य। एक नागरिक के रूप में मेरा दायित्व क्या है? हम अधिकार की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या हैं? उन कर्तव्यों के बारे में ज्यादा आगाह होना। पहले कर्तव्य होगा, फिर उसके बाद अधिकार होगा। उल्टा न करें, पहले अधिकार और फिर कर्तव्य नहीं, पहले कर्तव्य फिर अधिकार। एक नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य क्या है? पहले देश, तब अंत में मैं। पहले देश, नेशन फर्स्ट। ये पंच प्रण का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों के लिए इसी बात को लेके है। हमने स्मार्टफोन और टैबलेट की व्यवस्था इसीलिए प्रारंभ की, इसके माध्यम से अपने युवाओं को हम लोग तकनीकी रूप से सक्षम भी बना सकें, और साथ साथ केंद्र और राज्य शासन की युवाओं से जुड़ी हुई योजनाओं के साथ भी जोड़ सकें। आप अपने परंपरागत पाठ्यक्रम से तो अपनी शिक्षा अर्जित करे ही, लेकिन अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अभ्युदय कोचिंग की भी ऑनलाइन व्यवस्था मौजूद है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म आपके लिए। आप
चाहते हैं तो कौन सी योजना आपके लिए अच्छी हो सकती है? पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंडअप की योजना, पीएम मुद्रा की योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना, कौन सी ऐसी स्कीम हो सकती है जो आपको आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर कर सकती है? वह भी जानने का एक अवसर आपके पास इसके माध्यम से प्राप्त होगा। बालिकाओं के लिए भी बहुत सारी स्कीम उसके साथ जुड़ी हुई, हम उसको देखें और हमारी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, हम अपने संस्थानों को केवल इसका माध्यम न बनाएं कि हमारे विश्वविद्यालय या हमारे संस्थान केवल डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट देने के माध्यम भी न बने, बल्कि बच्चों को वास्तविक ज्ञानवान बनाने का प्रयास भी करें। शिक्षित बनाना एक कार्य है, वह आप कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानवान वह तब बनेगा जब वह व्यावहारिक धरातल पर उतर करके उसका अनुभव करेगा। केंद्र या राज्य सरकार अपनी कोई स्कीम बनाती है, जैसे गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना बना, या गोरखपुर में एम्स बना, या गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, या गोरखपुर में कोई बड़ा उद्योग लग रहा है। ये जितने बड़ी स्कीम बनती हैं तो इससे पहले इसकी एक सोशल इंपैक्ट स्टडी होती है, वहां की सामाजिक, वहां की जैव पारिस्थितिकी, वहां के अन्य परिस्थितियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। बहुत सामान्य अध्ययन होता है, 4-5 महीने का समय लगता है, एक डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, बहुत सारे, आज तो सब कुछ पहले से मौजूद है। थोड़ा सा प्रयास करना है और उस स्टडी को फिर प्रस्तुत कर देना है, फिर उस पर चर्चा होती है, तब वह स्कीम, वह प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाता है। होता क्या है, इसमें दुनिया की और देश की कुछ कंपनियों की मोनोपोली है। लंबी फीस लेते हैं, लंबा समय लेते हैं, बहुत सारे लोग तो दिल्ली और मुंबई से बाहर नहीं निकलते, वहीं बैठे बैठे अध्ययन कर लेते हैं, फीस ले लेते हैं। हमारा कहना है, क्या ये स्टडी हमारे संस्थान नहीं कर सकते, हमारे विश्वविद्यालय नहीं कर सकते, हमारे शिक्षक और हमारे छात्र मिलकर के स्टडी को लेंगे तो विश्वविद्यालय की भी अतिरिक्त इनकम बढ़ेगी और साथ साथ छात्रों को भी कुछ मानदेय उसके माध्यम से, स्कॉलरशिप के माध्यम से उपलब्ध किया जा सकता है। गरीब छात्रों को एक अतिरिक्त रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत करने में वो मदद कर सकती है, लेकिन हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। या अपनी शिक्षा के साथ साथ, अपनी डिग्री के साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम सरकार के ऐसे हैं, जैसे हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की कि कोई छात्र अध्ययन कर रहा है, अध्ययन के दौरान वो फाइनल ईयर में उसको अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा है। आवश्यक नहीं कि प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए वह केवल एक लिखित प्रोजेक्ट बना करके वो तय कर ले, वो जुड़े ना किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, जुड़े इंस्टीट्यूशन है, किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े, किसी एक ऐसे संस्थान के साथ जुड़े जहां पर उसके पास एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट उसको प्राप्त हो। और इस दौरान सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी और आधा वो संस्थान देगी। उस छात्र को भी उस दौरान कुछ कार्य करने के लिए मिलेगा, कुछ उसके पास जब वो कार्य कर रहा है, अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा है, तो उस दौरान उनके पास एक इनकम होगी, कम से कम माँ बाप पर तब निर्भरता नहीं रहेगी। कम से कम उस दौरान जो भी उसको 5,000-7,000 रुपए मिल पाएंगे, उससे उसके खर्चे तो निकल पाएंगे। यह हमें उसके लिए तैयार करना है। कैरियर काउंसलिंग को एक सेल के रूप में अपने संस्थानों में तैयार करना है और इन बच्चों को उसके लिए तैयार करना है। देखना
देखिए, इस समय हम प्रदेश में कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए। मैं इस पे देख रहा था एक दिन, और वैसे भी हम लोग रोज ही देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, साउथ और नॉर्थ कोरिया आपस में लड़ रहे हैं, तमाम देशों में तो युद्ध होगा, तो युद्ध के बाद निर्माण भी होना है। अब उन देशों में इस समय स्किल मैन पावर की आवश्यकता है। इजराइल में भी है, रूस में भी है, साउथ कोरिया में भी है, जर्मनी में भी है। ये सभी भारत के मित्र देश हैं। वे सब चाहते हैं भारत से लोग आए, लेकिन हमारे संस्थान अपने को तैयार नहीं कर पाए। मैंने एक दिन विभाग के प्रमुख सचिव को बुलाया। मैंने कहा, देखो, इजराइल, रूस, जर्मनी और साउथ कोरिया, यहां पे ट्रेंड मैन पावर चाहिए। आपने वहां के एम्बेसी से बात किया? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा, आप जाइए एक टीम के साथ में। वे गए, वहां के लोगों से बातचीत हुई, मेरे पास लेके आए, बातचीत हुई, सारी चीजें आगे बढ़ी। देखिए, सामान्य लोग जा रहे हैं भी, और उसमें उनका मानदेय कितना है? रहने की फ्री, खाने का फ्री, और लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए महीना वो उनको पैसा मिलता है। अब एक सामान्य व्यक्ति को 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए खाना पीना फ्री के बाद अगर मिल जाए तो क्या बुरा है क्या? और यह कार्य, और वह अगर स्किल होगा तो उसको और भी अच्छा मानने मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। एक टैबलेट और स्मार्टफोन इसलिए उपलब्ध कराया जा रहा है, हम देखें दुनिया में क्या है। केवल टेलीविजन में यही नहीं देखना है कि युद्ध हो रहा, वाह उसने उसको तोड़ दिया। अरे तोड़ने के बाद उसको बनना भी है, और उसको बनाने में आप कहां सहायक हो सकते हैं, ये देखना। हमें दो देश लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई होती रहे, लेकिन हम देखें कि हमारे लिए कहां रास्ता है। तो हमें उस रास्ते की तरफ जाना है जहां निर्माण में हम योगदान दे सके, और उसमें अगर हमारे युवा होते हैं। अब तक हम 1200 नौजवानों की तैनाती कर चुके। 5000 का मैंने लक्ष्य दिया इजराइल के लिए। 5000 युवा आप इजराइल में हम भेजेंगे, वहां के निर्माण कार्यों में योगदान देंगे। और वहां आप सोचिए, जो युवा वहां पे लगभग 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपया महीना पाएगा, और रहना खाना सब फ्री। आप सोचिए, ऐसे ही हम अन्य देशों के लिए भी तैयारी करेंगे। अपने प्रदेश के साथ साथ दुनिया में भी जाएगा, तो वहां जो पाएगा तो अपने देश में भेजेगा ना, कमा करके। परिवार इसका यही पता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अयोध्या में इतना पैसा सरकार ने क्यों खर्च कर दिया। प्रतिदिन वहां पे 4 से 5 लाख लोग आ रहे हैं। तो हम कहते हैं, भाई लोग आएंगे, यूपी को देखेंगे, कहते हैं इससे क्या लाभ होगा। अरे हमने कहा, आएंगे तो होटलों में तो यही रहेंगे, यहीं का रहेंगे ना। होटल में काम करने वाले तो यूपी के ही लोग हैं ना। टैक्सी यूपी की उपयोग करेंगे, सामान भी यहीं से खरीदेंगे। अयोध्या में पहले दिन ये सब सामान बिक गया, तो अब सामान कहां से लेके आए? हमने कहा, इनको सामान पहले सप्लाई करो, और उसके बाद अब लोगों को लग रहा है कि अयोध्या में विकास, 4 लेन की सड़कें बनी थी, जो गोरखपुर में हम पहले बना चुके थे। उनको लगता है कि वाह, ये पहले दूरदर्शी सोचते। अगर हम सोचते नहीं, ये 5 लाख लोगों को प्रतिदिन हम संभाल पाते? कभी नहीं संभाल पाते। अपने गोरखनाथ मंदिर में मेला लगा हुआ इतना बड़ा, और आप देखिए सड़कें का चौड़ी नहीं करते, तो इतना बड़ा मेला लग पाता। मैं 2 बार सुबह से सिटी में आ गया हूं, अलग अलग कार्यक्रमों में। मेला अपना चल रहा है, मैं पीछे से चुपचाप निकल करके आ रहा हूं, कहीं कोई जाम नहीं है, क्योंकि सड़कें इतनी चौड़ी हो चुकी हैं कि अब लोगों को आने जाने में कोई समस्या नहीं।
और उस दिशा में हमें सोचना पड़ेगा कि हम भी कैसे विकास में सहभागी बन सकते हैं। तो ऐसे ही अयोध्या में जब हम सड़कें चौड़ी कर रहे थे, कुछ लोग वहां पे भुनभुना रहे थे, अरे साहब इससे क्या होगा, ये सब करने की आवश्यकता क्या है। हमने कहा चिंता मत करो, एक बार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने दो, तब देखना इन सड़कों की चौड़ीकरण का मतलब क्या होता है। और वही चीजें हम लोगों ने पहले से तैयार की। ढेर सारा रोजगार सृजन होने जा रहा है, ढेर सारी रोजगार की सृजन होंगे, नए लोगों को रोजगार मिलेगा, नए गाइड आएंगे, नए व्यापार पनपेंगे, लोगों को नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। और उस दिशा में हम सबको अपने को तैयार करना होगा और युवाओं को भी उसमें अपने भविष्य को तलाशना चाहिए। सभी में आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप डिजिटल टूरिस्ट मैप बना सकते हैं, उसके गाइड के रूप में काम कर सकते हैं, वहां के इतिहास के बारे में जानकारी रख करके अच्छे ढंग से लोगों को जानकारी देने में योगदान दे सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें चलेंगी, ट्रैवलिंग कंपनियां चलेंगी, टूर ऑपरेटर्स चलेंगे, नई नई सर्विसेज वहां प्रारंभ होंगी। और यह एक अवसर है जब हम इस दिशा में आगे बढ़कर के कार्य कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हैं, स्मार्टफोन के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हैं, और साथ साथ महायोगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ ने अपनी ई पत्रिका गोरखपथ का भी आज यहां पे विमोचन किया है। हम लोग जहां रहते हैं वहां के इतिहास को जरूर जानें। लोग आपको कभी पूछ सकते हैं कैसे, कौन सी किस उसके बारे में क्या जानते हैं। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आपकी शिक्षा का कोई मतलब नहीं, या आपकी किताबों में नहीं मिलेगा। आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने आज से 5 साल पहले यहां पर महायोगी गुरु गोरखनाथ शोध पीठ की स्थापना गोरखपुर विश्वविद्यालय में की थी। गोरखपुर वासियों को गोरखपुर के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को गोरखपुर के इतिहास के बारे में और अपने इतिहास के बारे में जानकारी देनी चाहिए। कितनी समृद्ध परंपरा है, कितना, जब दुनिया आंखें नहीं खुल पा रही थी तब हम कितने समृद्ध थे। और उस परंपरा की जानकारी अगर हमें होगी तो हम उस पर गौरव की अनुभूति कर पाएंगे। यही विरासत पर गौरव की अनुभूति यही है। और जब कोई व्यक्ति अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है तो उसका वर्तमान भी अच्छा होता है, भविष्य भी उज्जवल होता है। और उसी उज्जवल भविष्य की कामना आप सबके प्रति करते हुए मैं अपनी मंडल में शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय और अच्छी दिशा में कार्य करेगा। शासन की योजनाओं को इन छात्रों तक पहुंचा करके इनके उज्जवल भविष्य को बनाने में निर्णायक साबित होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। हम सभी निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में एक प्रगति पथ पर कर्तव्य परायणता के भाव से वोट के रूप में आगे बढ़ सकेंगे। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देने के लिए हम आदरणीय कुलपति महोदया से अनुरोध करते हैं कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन को अंगवस्त्रम के द्वारा संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनका आदर सम्मान एवं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलगीत एवं आनो भद्रा पृथ्वो यंत्र विश्वता के इस भाव के साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ और साथ ही माननीय सांसद गोरखपुर सदर श्री रवि किशन शुक्ल जी को भी यह स्मृति चिन्ह एवं साथ ही अंगवस्त्र के द्वारा संपूर्ण विश्वविद्यालय की ओर से धन्यवाद, सादर धन्यवाद। समाप्त।